गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने हैं, सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट, जितने भी टेट के एग्जाम हैं। तो आपको अच्छे से कंप्लीट नोट्स तैयार करने हैं और अपनी सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे उसमें? प्रगतिशील शिक्षा। या चैप्टर का नाम क्या था? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा? सबसे पहले ये देखेंगे, जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके पिता किसे माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा पर काम किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था, ठीक है। तो इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बालकों का समग्र विकास करना, यानी बालकों का संपूर्ण विकास करना। इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था। कौन सी शिक्षा का? प्रगतिशील शिक्षा का, ठीक है। तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखना था, यानी बालक के अंदर कितनी क्षमता है, वो किस तरह से सीख पाता है, वो किस किस चीज़ को अच्छे से कर पाता है। मतलब एक एक बच्चे की भिन्नता, एक एक बच्चे में सीखने की क्षमता कितनी है, उसे भी ध्यान में रखना था। और क्या करना था? जिससे क्यों करना था ऐसा? क्योंकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो उनमें से एक एक बच्चे की भिन्नता, एक एक बच्चे की क्षमता को देखना था कि कौन बच्चा किस कार्य को करने में कितना सक्षम है। तो उन सब की व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए इस प्रगतिशील शिक्षा पर काम करना था। और क्या करना था कि कोई भी बच्चा, मतलब जो विकास का ये युग है, इसमें कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। हर बच्चे को बराबर की शिक्षा दी जाए, उसे उसी के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता है उसी के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस शिक्षा का ये उद्देश्य था कि बालकों का समग्र विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। अब देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। कितने प्रकार की होती है प्रगतिशील शिक्षा? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मॉन्टेसरी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। सबसे पहले देखेंगे कि मॉन्टेसरी शिक्षा कौन सी होती है। तो मॉन्टेसरी शिक्षा के अंतर्गत इस शिक्षा की नींव प्रसिद्ध इटालियन किसने रखी थी? डॉक्टर एवं शिक्षाविद थे, उनका नाम था मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, इस उन्हीं के नाम पर इस शिक्षा का नाम क्या रखा गया? मॉन्टेसरी शिक्षा रखा गया। किसके? जो ये शिक्षाविद और वो थे इटालियन डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मारिया मोंटेसरी। उन्हीं के नाम पर इस शिक्षा को नाम दिया गया मोंटेसरी शिक्षा। जिसके अंतर्गत इस शिक्षा के अंतर्गत क्या था कि बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता था। बच्चों के विश्लेषण पर बल दिया जाता था और उस पर्यवेक्षण से क्या पता चलता था? उस पर्यवेक्षण के आधार पर यह पाया गया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। मतलब इस पर्यवेक्षण के आधार पर यह मूल्यांकन किया गया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं, शिक्षक उन्हें सिखाने का एक माध्यम होता है, ठीक है। क्या पाया गया इस पर्यवेक्षण के आधार पर? कि बच्चे खुद करके सीखते हैं। खुद आप तो उन्हें, आप मान लीजिए आप टीचर है तो आप उन्हें बता सकते हैं ना उनके अंदर उस कार्य को। ये तो नहीं कि कोई बच्चा किसी कार्य को कर नहीं पा रहा लेकिन आप उसे जबरदस्ती कराओगे, नहीं। जब तक वो खुद से इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक वो उस कार्य को खुद से नहीं करेगा, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं करेगा, तब तक वो उसे नहीं कर पाएगा। शिक्षक क्या है? इस मॉन्टेसरी शिक्षा के अनुसार शिक्षक क्या है? एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है बच्चे को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। बच्चा सीखता कैसे है? स्वयं से सीखता है, करके सीखता है, ठीक है। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? सीखने की प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से इस काम को करना है, तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। बच्चों के लिए क्या करते हैं? शिक्षक एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पर स्कूल है, मान लीजिए विद्यालय है, तो वहाँ पर एक पूरा माहौल बना रहता है कि यहाँ पर क्या आपको शिक्षा ही मिलेगी, ठीक है। वहाँ क्लास को पूरा सुसज्जित ढंग से तैयार किया जाएगा, बच्चों की सीट अच्छे से रखी जाएगी, आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है, एक काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा कि ये आपको याद करके आना है। तो उस पूरी शिक्षा, उस पूरी जो क्लास है, कक्षा है, उसका निर्माण कौन करता है? शिक्षक करता है। तो वो क्या करता है शिक्षक? सिर्फ
बच्चों को सिखाने का कार्य करता है। उसका काम कितना है, बच्चों को बताने का काम है कि आपको ये करना है। लेकिन बच्चा सीखता कैसे है, स्वयं से सीखता है, करके सीखता है। उस काम को जब वो कई बार करेगा तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और वो उस काम को करना सीख जाएगा। तो मोंटेसरी शिक्षा का अर्थ क्या है कि मोंटेसरी शिक्षा में शिक्षक को केवल एक माध्यम माना गया है और बालक के बारे में कहा गया है कि बालक स्वयं से सीखता है, करके सीखता है, प्रयोग कर करके वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे मतलब जितनी भी चीज़ें उसे सीखनी है वो स्वयं से सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो हो गई मोंटेसरी शिक्षा। अब आ जाती है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा कैसी होती है, इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। इसमें इस तरह की शिक्षा में जो माध्यम है वो कौन सा होता है, आर्ट यानी कला और सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, 2 सब्जेक्ट पे इसमें मुख्य ध्यान दिया जाता है मानवतावादी शिक्षा में। और यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को विकसित करती है। क्या करती है यह शिक्षा, बच्चों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को नए नए प्रयोग करके सीखने की कोशिश करते हैं। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। जो मानवतावादी शिक्षा है वो किस तरह से सीखने पर जोर देती है कि सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से, यानी समाज में हो रही सारी चीज़ों को देखते हुए, सामाजिक क्रियाओं को देखते हुए, उन सारी चीज़ों को देखकर बालक जो सीखता है उस तरह की शिक्षा पर कौन सी शिक्षा बल देती है, मानवतावादी शिक्षा बल देती है। ठीक है, तो मानवतावादी शिक्षा किस तरह की हो गई, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या हो गया, कला यानी आर्ट और एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान हो गए। ठीक है, तीसरी शिक्षा आती है संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा कैसी होती है, इस शिक्षा में अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से, यानी टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से और सीखने अधिगम के माध्यम से, अधिगम यानी करके सीखना, अधिगम यानी करके सीखना के माध्यम से क्या होती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत बालकों की अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मतलब जो संरचनावादी शिक्षा है उसके आधार पर बालकों की जो आवश्यकताएं है उसमें क्या, उस बालकों के बारे की जो अवस्था है, आवश्यकता नहीं, जो अवस्था है उसके बारे में, बालकों की अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से सोचने की आवश्यकता है। किस शिक्षा में, संरचनावादी शिक्षा में। संरचनावादी शिक्षा कैसी होती है, जिसमें संरचना यानी बनाना, निर्माण करना, यानी नई नई चीज़ों से, जैसे टेक्निकल चीज़ों से, तकनीकी रूप से, यानी प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, और अधिगम से, अधिगम यानी करके सीखना। किसी भी काम को जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसे होता है, उसे करके ही तो सीखते हैं ना। तो इस संरचनावादी शिक्षा में इन 3 चीज़ों पर बल दिया जाता है। एक टेक्निकल यानी तकनीकी रूप से किस तरह से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक प्रयोग से आप एक्सपेरिमेंट करके, और एक प्रायोगिक अधिगम यानी अधिगम से, यानी करके सीखना से। तो इन 3 चीज़ों से पर बल दिया जाता है कौन सी शिक्षा में, संरचनावादी शिक्षा में। मानवतावादी शिक्षा किस तरह की शिक्षा है, इसमें मुख्य केंद्र बिंदु कला यानी आर्ट और एसएसटी है, और जो मॉन्टेसरी शिक्षा है उसमें क्या, किस तरह की शिक्षा पर बल दिया जाता है, उसमें शिक्षक को केवल माध्यम माना गया है और बच्चा क्या करता है, स्वयं से सीखता है, यानी स्वयं करके सीखता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की शिक्षा हो गई प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार। कौन कौन सी, मोंटेसरी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे फटाफट से। इसके बाद देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जो सिद्धांत योगदान देते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसमें सबसे पहला सिद्धांत है मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत। यानी आप जो भी काम करते हैं सबसे ज़्यादा किससे सोचते हैं, अपने मस्तिष्क से सोचते हैं। ठीक है, जब आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग काम करेगा तभी तो आप चीज़ों को करना सीखेंगे। तो सबसे मुख्य किस पर ध्यान दिया गया है इसके सिद्धांत पर, कि बालक का मस्तिष्क कितना काम करता है, बालक की बुद्धि कितना काम करती है, वो किस चीज़ को कितनी जल्दी सीखता है, या उसे किसी चीज़ को, किसी काम को करने में कितना वक्त लगता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। आप इसे नोट डाउन करिए, मस्तिष्क एवं बुद्धि। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है, मस्तिष्क और बुद्धि है। जैसे कि जो जीवन की दैनिक क्रियाएं होती है उसमें किसका प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
जितना आप उसका प्रयोग करेंगे उतना ही उसका विकास होता जाएगा। आप अपने माइंड का जितना यूज करेंगे उसका उतना ही विकास होगा। ठीक है, जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपका दिमाग उस समय 100% उसी काम पे है। पीछे से आके आपको कोई धक्का दे या एकदम से डरा दे तो आपका माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। मतलब वो जो पीछे से है वो आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा हो सकता था। तो जब माइंड 100% एक चीज़ पर काम कर रहा होता है तो उस समय जो काम करती है वो क्या करती है, दूसरी हमारी इंद्रियां काम करती है। ठीक है, तो जब माइंड हमारा, जब दिमाग एक चीज़ पर फोकस करेगा तो उस समय हम और चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर हम उस काम को भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ भी हमारे दिमाग में चल रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि माइंड को जितना ज़्यादा यूज करोगे उसका विकास उतना ज़्यादा होगा। आप जितनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करोगे, नए नए विचार आपके दिमाग में आते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, इसका सिद्धांत मस्तिष्क और बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, जब मस्तिष्क वह प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है, आपको पता ही है। और एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 रूप है। कौन कौन से प्रमुख रूप है? चिंतन है, अनुभूति है और संकल्प है। कौन कौन से रूप है? चिंतन है, चिंतन, अनुभूति और क्या है? संकल्प। यानी व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है, अनुभूति यानी उसे महसूस होता है, अनुभूति होती है, और किसी भी कार्य को करने के लिए वो क्या करता है? संकल्प लेता है। कब? जब उसका दिमाग, उसकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही होती है। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा हो जाता है? ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान क्या है? ज्ञान कर्म का ही परिणाम है। क्या है? ज्ञान। जो हम कार्य करते हैं उसी का परिणाम क्या है? ज्ञान है। कर्म के अनुभव से पूर्व, कर्म अनुभव से पूर्व आता है। जो ज्ञान है, अनुभव ज्ञान का स्रोत होता है। अनुभव क्या होता है? जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो किसका स्रोत होते हैं? ज्ञान का अनुभव होते हैं। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देगी, यानी आप एक बालक के सामने, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आप बालक के सामने एक मोमबत्ती रख दीजिए और उसे पता नहीं है बच्चे को कि ये हाथ जला देगी, तो वो उसे एक बार टच करेगा। जब छोटा बच्चा होगा, जब उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, फिर अगर आप दूसरी बार रखोगे तो वो फिर से टच करेगा, उसका हाथ जलेगा। लेकिन जब आप तीसरी बार उसके सामने रखोगे तो वो उसे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप उसे हाथ लगाएगा वो तो उसका हाथ जल जाएगा। तो ये किससे पता चला? उसके माइंड से उसे इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि अगर हम इस मोमबत्ती को या जलने वाली कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम हाथ लगाएंगे उससे हाथ जल सकता है, हमें दर्द हो सकता है, तो वो उस चीज़ को नहीं छुएगा, नहीं हाथ लगाएगा। ठीक है, तो ज्ञान का पता कैसे चलता है? पूर्व अनुभव से, यानी पहले से जो उसे अनुभव हुआ कि उसने पहली बार जब हाथ लगाया था तो उसका हाथ जला था, दूसरी बार लगाया था हाथ जला। तो पूर्व अनुभव से ज्ञान का क्या होता है? विकास होता है। कि ज्ञान हमारा किस तरह से बढ़ता है? पिछले सारी चीज़ों को याद करके पूर्व अनुभव से ज्ञान का विकास होता है। और पता चलता है कि बच्चा क्या समझ जाता है कि अगर मैंने अब इसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ 100% जलेगा। ठीक है, तो वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। तीसरा क्या होता है? मौलिक प्रवृत्तियाँ। मौलिक प्रवृत्तियाँ क्या होती है? कि जो ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। जो ज्ञान है जो व्यक्तियों की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, उसके फलस्वरूप होता है, और अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। सुरक्षा, भोजन और वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है, क्या होता है? मौलिक प्रवृत्तियाँ। कुछ क्रियाओं का प्रारंभ, और ये क्रियाएं ही व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं और रुचियों को जन्म देती है। कौन सी क्रियाएं? एक बार फिर से देख लेते हैं। सुरक्षा, भोजन और वस्त्र, जो मानव इनके लिए संघर्ष करता है। किसके लिए करता है? सुरक्षा के लिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए और वस्त्र के लिए। मानव किसके लिए का संघर्ष करता है? इन तीनों चीज़ों की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है मानव को। इन तीनों चीज़ों के लिए क्या करता है? मानव संघर्ष करता है। ठीक है, और उसका परिणाम क्या होता है? कुछ क्रियाओं का प्रारंभ
और ये क्रियाएं ही व्यक्ति को उन प्रवृत्तियों और मौलिक भावनाओं से क्या करती है, मौलिक भावनाओं और रुचियों को जन्म देती है। ये क्रियाएं यानी सुरक्षा, भोजन और वस्त्र के लिए जो संघर्ष किया जाता है, वो सारी क्रियाएं किस चीज को जन्म देती है, मौलिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। नेक्स्ट क्या है, चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता, यानी कि हमने सोच लिया, किसी बारे में टेंशन लेके बैठ गए और वो काम पूरा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। जब तक हम उसे काम को नहीं करेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। ना ही भावना समूह से इसकी उत्पत्ति होती कि हम बहुत इमोशनल हो गए, चिंतन कर रहे हैं, रो रहे हैं बैठ के, तो रोने से वो काम हो जाएगा, नहीं होगा ना। जब तक उस काम को नहीं करेंगे तब तक, जब तक उसे करने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस काम में हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो कहने का अभिप्राय है कि चिंतन करते रहो और काम करो मत, तो इससे कुछ नहीं होगा। चिंतन की प्रक्रिया तब कब सफल होती है, जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं, जब आपको पता चलता है कि चिंतन करने से क्या फायदा कुछ फायदा होता है, नहीं होता ना। आप किसी भी काम के बारे में नेगेटिव सोच लीजिए, पॉजिटिव सोच लीजिए, आप बैठ के रोते रहिए पूरा दिन, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस काम को नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें इस चीज में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो चिंतन की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है कि खाली चिंतन करने से कुछ नहीं होता, उस काम को करना है, उसकी उत्पत्ति करनी है। चिंतन का कुछ कारण होता है, किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य क्या करता है, सोचना प्रारंभ करता है। यानी जो किसी ने कुछ अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे किसी भी तरह अपनी इस मंजिल पे पहुंचना है, तो वो उसके बारे में सोचना शुरू करेगा। सोचने से थोड़ा ही कुछ होगा, खाली सोचने से हो जाएगा। जब तक वो उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता ना। जब वो उस पर काम करना शुरू करेगा, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, उसे अपनी मंजिल के जो आप पास जाना है वो रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले ही सीढ़ी पे बैठ के खाली सोचता रहे कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है, तो सोचने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक वो करेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चौथा सिद्धांत क्या हो गया, चिंतन की प्रक्रिया हो गया। यदि मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चलती है तो उसे सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो मनुष्य की क्रिया है, जो एक्टिविटीज है, अगर वो नॉर्मल तरीके से चल रही है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर उसकी लाइफ आराम से चल रही है, उसे कुछ टेंशन ही नहीं है, तो वो इतना कहाँ सोचता है। अपना सुबह उठा, अपने काम पर गए, शाम को आए, फिर अपना जैसे परिवार में चल रहा है ऐसा चलता रहता है। सोचने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब उसे टेंशन होती है, जब वो काम उसका नहीं हो पाता, जिस काम को वो करने के लिए सोचता है कि मुझे ये करना है और वो नहीं होता, तब वो उसके बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है। ठीक है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सिद्धांत किसके, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हो गए, मस्तिष्क और बुद्धि का सिद्धांत हो गया, ज्ञान का सिद्धांत हो गया, मौलिक प्रवृत्तियों का सिद्धांत और चिंतन की प्रक्रिया। इसके बाद आती है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है, यानी प्रगतिशील शिक्षा हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या है, बालकों की शक्तियों का विकास। इससे क्या होता है, बालकों की शक्तियों का विकास होता है। कैसे होता है, इसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है। बालकों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उसका निर्देशन किया जाना चाहिए। यानी बालक किस तरह का पाठ्यक्रम चाहते हैं, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में उन्हें रुचि है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, एक शिक्षक अपनी शिक्षा को, अपने पाठ्यक्रम को तैयार करता है। बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बालक को बोलना चाहिए कि खुद से करके देखो, प्रयोगों के माध्यम से करके देखो। यानी जब तक वो करके नहीं सीखेगा, देखेगा, तब तक वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वो बालकों को करके सीखना के सिद्धांत पर बल देना चाहिए। मतलब बच्चे को कहना चाहिए कि आप करके सीखो। जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति में प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ। जो जॉन डीवी थे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे, पिता कहा जाता है इन्हें। उसमें कौन सी प्रणाली का विकास हुआ था, प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ था। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिसमें स्फूर्ति हो, यानी एक्टिव हो, आत्मविश्वास हो, आत्मनिर्भरता हो और मौलिकता हो। बालक को उनके जॉन डीवी के अनुसार ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे बालक एक्टिव हो, यानी उस चीज़ को करने के लिए वो प्रेरित हो कि हाँ उसे करने में उसे इंटरेस्ट आए, उसमें आत्मविश्वास हो कि मैं इसे 100% कर लूँगा। जब जो भी काम उसे दे रहे हैं उसे उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही है, मैं इसे 100% कर लूँगा। तो आप उसे किस तरह का वर्क देंगे, किस तरह का काम देंगे जिससे बालक के अंदर एक्टिवता यानी सक्रियता आए और
उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना है, यानी उसे लगे कि हाँ मैं इस काम को कर लूँगा। दूसरा क्या है, सामाजिक विकास का अवसर। दूसरा महत्व क्या है, सामाजिक विकास का अवसर। शिक्षा क्या है, शिक्षा बालक के लिए ही नहीं, बालक शिक्षा के लिए है। शिक्षा क्या है, बालक के लिए नहीं है। ये पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक के लिए नहीं, बल्कि बालक शिक्षा के लिए है, बालक शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए है। ठीक है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे बालक को सामाजिक ज्ञान हो, उनके अंदर सामाजिक क्रियाओं को देखते हुए वो सारी चीज़ों को सीख सके। तो जो सामाजिक विकास का अवसर है उसमें किस तरह का वातावरण तैयार करना होता है, एक ऐसा वातावरण जिसमें बालकों को सामाजिक विकास के अवसर मिल सके, यानी समाज के बारे में सीखने के अवसर मिल सके, उसके बारे में जानने के अवसर मिल सके। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिसमें सहयोग की प्रवृत्ति हो। शिक्षा के माध्यम से कैसे विकास पर बल देना चाहिए, जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें सहयोग की भावना हो तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो, यानी कार्य को करने की स्वतंत्रता हो कि बालक किसी भी कार्य को करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो स्वतंत्र है। इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए, यानी बालक की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसके अनुसार क्या मिलना चाहिए, बालक को उसका समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए आप लोग, ठीक है। और शिक्षा के द्वारा मनुष्य के परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का भाव स्थापित होना, यानी शिक्षा के द्वारा क्या होता है, आपस में सहयोग और सामंजस्य की भावना स्थापित होती है। ठीक है, बालक का व्यक्तित्व विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थापना न की जा सके। बालक का व्यक्तित्व विकास जो विकसित होता है वो किस लिए होता है, ताकि जनतंत्र की स्थापना ना की जा सके। नेक्स्ट कौन सा आता है, अनुशासन का विकास। नेक्स्ट आता है प्रगतिशील शिक्षा के महत्व में अनुशासन का विकास। अनुशासन के विकास के अंतर्गत, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। लेकिन मतलब जो बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो उसकी खुद की इच्छा है, उसे दबाना नहीं चाहिए। अनुशासन रखने के लिए ये नहीं है कि कड़े अनुशासन बना दिए, कड़े डिसिप्लिन बना दिए, लेकिन बालक जो चाहता है, बच्चा जो चाहता है उसे ना किया जाए, बल्कि उसकी जो इच्छाएं है, उसकी जो आकांक्षा है, उन्हें दबाना नहीं चाहिए। और अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी होता है। मतलब अनुशासन का मतलब क्या है कि ये नहीं कि बालक मतलब जो उसका निजी क्षेत्र है, जहाँ पे वो रहता है वहीं पे अनुशासन हो, वहीं पे वो अनुशासन में रहे। समाज में भी उसे अनुशासन में रहना होता है, सामाजिक परिस्थितियों में भी उसे अनुशासन में रहना होता है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट अनुशासन का, कि जो विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम होते हैं उसमें बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जो विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं उससे क्या पड़ता है, बालक के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। बालक को एक ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिससे बालक का क्या हो, आत्मानुशासन बढ़े, जिससे प्रेरित होकर वे स्वयं आत्मानुशासन की भावना का विकास कर सके और एक अच्छा प्राणी बन सके। ठीक है, यानी अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप उसी क्षेत्र में जहाँ यानी विद्यालय में अनुशासन में रहे या परिवार में अनुशासन में रहे। अनुशासन का अभिप्राय है कि आप सामाजिक क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, सामाजिक परिवेश में भी आप अनुशासन में रहे, आपके अंदर अनुशासन की भावना होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता यानी आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। तो अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा के महत्व कौन कौन से हो गए, बालकों की शक्तियों का विकास करना, सामाजिक विकास का अवसर, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास और अनुशासन का विकास। ठीक है,
ये कितने हो गए? 4 हो गए। और योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कितने हो गए? 4। कौन कौन से? मस्तिष्क एवं बुद्धि, ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियां और चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए प्रगतिशील शिक्षा पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। धीरे धीरे सारे चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए चैप्टर को लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ क्लास में कमी लगती है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सही नहीं बताया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके समझ में ना आए और आपको ये बोलना है कि क्लास अच्छी है नहीं अच्छी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर प्रगतिशील शिक्षा के बारे में या बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आप संतुष्ट नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।